हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो फिलहाल हमारी बात चल रही है हीट ट्रांसफ़र की। और हीट ट्रांसफ़र में हम लोग कंडक्शन वाला पार्ट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कन्वेक्शन द्वारा कैसे होता है। ऑलरेडी मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। थोड़ा सा और डिटेल हम लोग इस वीडियो में इसका देखते हैं कि कन्वेक्शन के थ्रू हीट एक जगह से दूसरी जगह कैसे पास होता है। ठीक है, चलिए मैंने एक एग्जांपल दिया था आपको कि कन्वेक्शन क्या होता है। जैसे अगर मान लो आपको किसी बर्तन में पानी गर्म करना हो, तो पानी गर्म कैसे होता है वो देखते हैं। आपको क्या करना है, जैसे आपने इस बर्तन में पानी लिया और इसको हीट करना आपने चालू किया, तो एक्चुअली में ये कंडक्शन की वजह से पानी हीट नहीं होता है। क्योंकि अगर कंडक्शन की वजह से मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल अगर हीट ट्रांसफ़र होगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा पानी को गर्म होते हुए। क्योंकि कंडक्शन का जो रेट होता है ये पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर बहुत ही कम होता है। तो आखिर पानी गर्म होता कैसे है? देखो, होता क्या है कि ये जो नीचे के मॉलिक्यूल्स हैं, नीचे का पानी है, जब उसको हीट रिसीव होता है तो ये नीचे के वाटर मॉलिक्यूल्स ये एक्चुअली में एक्सपैंड हो जाते हैं। एक्सपैंड होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और हमको पता है कि जब आप दो लिक्विड को मिलाओगे तो जब जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर चला जाता है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चला जाता है। तो क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स को आपने हीट किया, ये एक्सपैंड हुआ और इसकी डेंसिटी कम हो गई। डेंसिटी कम होने की वजह से ये ऊपर चले जाते हैं और बाकी जो वाटर के मॉलिक्यूल्स है वो भारी है उसलिए नीचे आ जाते हैं, राइट। उसके बाद जब जो मॉलिक्यूल्स नीचे आए हैं उसको आपने कंटिन्यू हीटिंग चालू रखा। अब वो सारे मॉलिक्यूल्स हीट को रिसीव करेंगे और फिर वो भी हल्के हो जाएंगे, एक्सपैंड हो जाएंगे, इनका डेंसिटी कम हो जाएगा। कम डेंसिटी होने की वजह से फिर वो भी ऊपर चला जाता है। वो ऊपर जाने के बाद फिर जो ऊपर के मॉलिक्यूल से नीचे आ जाते हैं और फिर उसको आप हीट मिलता है, एक्सपैंड होते हैं, हल्का होने की वजह से फिर ऊपर चले जाते हैं। और ये कंटिन्यूसली ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना नीचे चलते रहता है। ये जो ऊपर नीचे आने का सिलसिला है इसको बोला जाता है कन्वेक्शन करंट। और हम बोलते हैं कि इसमें कन्वेक्शन करंट एस्टैब्लिश हो गया है। ओके। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके वजह से हीटिंग हो रही है उसको हम लोग कन्वेक्शन बोलते हैं। तो आप देख सकते हो कि कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक्चुअली में हीट को लेते हैं और एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे कन्वेक्शन में याद रखना ट्रांसफ़र ऑफ पार्टिकल्स होता है या मोशन ऑफ पार्टिकल्स होता है। पार्टिकल्स कन्वेक्शन में हीट लेकर मूव करते हैं और फिर पूरे पानी को गर्म कर देते हैं। तो ये एग्जांपल जैसे मैंने दिया था कि जैसे अगर आप कमरे में हो, किसी कमरे में, और वहाँ पे मान लो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लाइन लगा रखा है और मुझे उनको बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब हीट देना है एक हिसाब से, वो मॉलिक्यूल्स है। तो मैं आगे वाले बच्चे को बोलूँगा चलो ये बुक लो, जिसको बुक मिला वो पीछे चला जाएगा। तो बच्चा बुक लेगा, पीछे चला जाएगा। दूसरा बच्चा आगे आएगा, उसको बुक दूंगा, वो पीछे चला जाएगा। तो जो पीछे जा रहा है धीरे धीरे करके बाकी बच्चे आगे आएंगे, बुक लेंगे, पीछे चले जाएंगे। और ये कन्वेक्शन करंट चलता रहेगा। एक टाइम के बाद सबको बुक मिल जाएगा। उसी तरह से एक टाइम के बाद सबके पास हीट एनर्जी पहुंच जाएगी। ये तरीका है कन्वेक्शन करंट का, राइट। इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे, पर फिर से मैंने आपको याद दिला दिया। अब देखो ये कन्वेक्शन करंट आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है और कौन से एग्जाम्पल्स है जिसको आप, जहाँ पे हमको ये कन्वेक्शन देखने को मिलता है। नेचर में बहुत सारे एग्जाम्पल्स है कन्वेक्शन के, जो नेचुरली कन्वेक्शन भी होता है और कई जगह पे कन्वेक्शन फोर्स्ड भी होता है। मतलब बाहर से ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स्ड कन्वेक्शन। नेचुरल कन्वेक्शन की पहले बात कर लेते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन में जैसे अगर आप किसी समंदर के किनारे जाओ तो आपको बहुत ठंडी ठंडी हवा मिलती है, पर एक्चुअली में समंदर के किनारे ठंडी ठंडी हवा आती कहाँ से है? इवन अगर आप दिन के समय जाओ जहाँ पे सनलाइट पूरी तरह से आपके पास आ रहा है और धूप है काफ़ी, उसके बाद भी समंदर के किनारे अगर आप बैठते हो तो आपको बहुत ही ठंडी और प्यारी सी हवा आती है। पर ये ठंडी ठंडी हवा इस धूप में आती कहाँ से है, ये थोड़ा सा चेक करते हैं। देखो, होता क्या है कि जब आप समंदर के किनारे बैठे, मान लो इस पोजीशन पे खड़े हो या बैठे हो, तो समंदर के किनारे होता है सैंड, रेत होती है, और यहाँ पे होता है पूरा वाटर बॉडी, पूरा का पूरा आपका पानी होता है, राइट। पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है सैंड के कंपैरिजन में। मतलब ये पानी जो है बहुत देरी से गर्म होता है और पानी बहुत देरी से ठंडा भी होता है। न जल्दी गर्म होगा न जल्दी ठंडा होगा सैंड के कंपैरिजन में।
रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सैंड की बहुत कम होती है, मतलब वो बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाएगा और बहुत जल्दी गर्म भी हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखो कि अगर पानी के ऊपर का जो एयर है, मतलब जैसे धूप है, धूप तो सबको पड़ रही है, और इस धूप की वजह से क्या होता है, पानी गर्म होने लग जाता है और सैंड गर्म होने लग जाता है। लेकिन क्योंकि इसकी स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा है, सैंड की बहुत कम है, तो सैंड जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा और काफ़ी गर्म हो जाएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होने का मतलब ये है कि उसको थोड़ा सा भी हीट मिलेगा तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, और वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो उसको गर्म करने के लिए काफ़ी हीट आपको देना पड़ेगा। सैंड क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, तो सैंड अपने हीट को बाद में लिबरेट करता है, और सैंड के ऊपर का जो एयर है जिसमें आप खड़े हो, वो एयर जो है वो भी काफ़ी गर्म हो जाता है, क्योंकि हीट लिबरेट करता है ये, और आपके ऊपर का मतलब सैंड के ऊपर का जहाँ पे आप खड़े हो वहाँ का जो एयर है वो एयर गर्म हो जाता है। गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड हो जाता है, एक्सपैंड होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है एयर की कम हो जाती है। पानी के ऊपर का एयर भी गर्म होता है, लेकिन क्योंकि पानी बहुत टाइम लगाता है गर्म होने के लिए, तो बहुत कम हीट ऊपर देता है। अगर वो बहुत कम हीट ऊपर दे रहा है तो इसके ऊपर का जो एयर है वो आप समझ लो ना के बराबर गर्म हुआ रहता है, क्योंकि पानी भी समझ लो आप ना के बराबर गर्म हुआ होता है। पानी जल्दी गर्म नहीं होता, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ही ज़्यादा है। तो इसके ऊपर का एयर का थोड़ा सा गर्म हुआ है, इसको आप समझ सकते हो कि ना के बराबर गर्म है। तो आप ये मान सकते हो कि यहाँ का जो एयर है इसके कंपैरिजन में कूल है, और ये एयर जो है वो हॉट हो चुका है सैंड के ऊपर का, क्योंकि सैंड गर्म था, हीट दे दिया। अब हॉट एयर है वो एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम होगी, और डेंसिटी कम है इसलिए अब वो ऊपर जाने लगेगा। डेंसिटी जिसकी कम होगी वो ऊपर जाएगा, तो ये हॉट एयर ऊपर चला जाता है। अब क्योंकि ये एयर ऊपर चला गया तो ये स्पेस खाली हो गया। अब ये स्पेस खाली तो रह नहीं सकता है, तो इसको भरने के लिए, क्योंकि इसका प्रेशर काफ़ी कम हो गया है, तो इसको भरने के लिए अब यहाँ से एयर फ्लो होना चालू हो जाता है। क्योंकि यहाँ पे एयर अभी भी हाई प्रेशर पे है, यहाँ पे प्रेशर लो हो चुका है क्योंकि उसका एयर ऊपर जा चुका है एक्सपैंड होने की वजह से। तो ये जो एयर है कूल एयर, ये आपके मुंह पे लगता है और आपको ये ब्रीज मिलता है, समझे। और ये जो हॉट एयर है, ये हॉट एयर अब इसको रिप्लेस करने के लिए हॉट एयर यहाँ चला जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो इंसान यहाँ पे होगा उसको गर्मी लगेगी। अच्छा, उसके बाद जब ये कूल एयर यहाँ पे आ जाता है, सैंड उसको फिर से गर्म कर देता है, और गर्म करने के बाद फिर ये ऊपर चला जाता है। तो ये ऊपर जब जाता है, हॉट एयर जब ऊपर वापस चला जाता है, तो उसको रिप्लेस करने के लिए फिर से यहाँ से कूल एयर इसके पास आ जाता है, और फिर ये जो कन्वेक्शन करंट यहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाता है और ये केस चलता जाता है। तो यहाँ जो हॉट एयर है गर्म होने की वजह से ऊपर जाता है, उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ से कूल एयर, ठंडा ठंडा एयर आपके मुंह पे लगता है, और फिर ये अगर ये हॉट हो जाएगा तो फिर ऊपर जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और फिर ये कूल एयर यहाँ आ जाएगा, और ये कंटिन्यूसली चलता जाता है। दिस इज़ व्हाट यू कॉल कन्वेक्शन करंट। और जो आपके पास एयर आती है उसको आप बोलते हो ब्रीज, जो कि ठंडी ठंडी हवाएं होती है, समझ गए। हाँ, लेकिन ये याद रखना कि ये है दिन का समय, ये होता है दिन में। अगर यदि याद रात हो जाए तब क्या होगा, रात में अगर आप समंदर के किनारे जाओ और रेत पे खड़े हो जाओ तो ये प्रोसेस हो जाता है उल्टा। तो हम देखते हैं कि रात में क्या होता है, एट नाइट। अब रात में क्योंकि सूरज ढल जाता है, तो आपकी जो गर्मी है या सनरेज है अब तो है नहीं, तो इससे होता क्या है कि अब आपका सैंड और वाटर ये दोनों ठंडा होने लगेगा। लेकिन फिर वही बात कि आपका जो वाटर है उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी कम होता, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसके वजह से ये जो है वो जल्दी ठंडा नहीं होगा। सैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है तो वो बहुत तेज़ी से ठंडा हो जाएगा। तो सैंड पूरा ठंडा हो चुका है, ये जो है वो गर्म हो, अभी भी गर्म है काफ़ी, पानी जो है अभी भी गर्म होगा क्योंकि बहुत जल्दी ये हीट जो है वो एमिट नहीं करता, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा है। तो अब होता क्या है कि सैंड क्योंकि बहुत जल्दी ठंडा हो चुका है, तो उसके ऊपर का एयर भी जो है वो अब ठंडा हो जाएगा और ये कूल एयर बन जाएगा। ये अभी भी गर्म है, उसके ऊपर का जो एयर है वो जितना ये गर्म है उतना उसके ऊपर का एयर होगा। तो ये कंपेरेटिवली हो रहा है, मतलब अब इसके कंपैरिजन में यहाँ की हवा काफ़ी ठंडा हो चुकी है ना, क्योंकि सैंड बहुत जल्दी ठंडा हो गया। अब इससे होगा क्या बताओ,
अब वाटर के ऊपर का जो एयर है वो इसके कंपैरिजन में थोड़ा गर्म है, इसके वजह से ये एक्सपैंड होगा और ये ऊपर जाएगा। एक्सपैंड होने की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है और ये ऊपर जाएगा। जैसे ये एयर ऊपर जाएगा तो यहाँ की ठंडी हवा यहाँ आ जाएगी और ये गर्म हवा आपके पास आ जाएगी। तो अगर आप, ये उल्टा हो गया ना, और ये फिर कन्वेक्शन करंट चलता रहेगा। तो यहाँ पे देखना कन्वेक्शन करंट जो है वो उल्टा हो चुका है दिन के कंपैरिजन में रात में। इसका मतलब अगर आप रात को किसी बीच पर जाते हो और वहाँ पे अगर आप खड़े होते हो तो फिर इस कन्वेक्शन करंट की वजह से अब आपके पास वार्म एयर आएगा और कूल एयर जो है वो पानी के अंदर जाएगा, तो आपको वहाँ पे फिर गर्मी लगेगी रात के समय। समझे? तो ये कन्वेक्शन का एग्जाम्पल है जो हमको नेचर में दिखता है। एक और एग्जाम्पल इसका दिखता है कि ईस्ट के डायरेक्शन से हवाएं चलती है धरती पर, अगर आपको पता हो तो। अब ये हवाएं क्यों चलती है, देखो होता क्या है कि अगर आप पिक्चर देखो यहाँ पे अर्थ का, तो ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और हमको पता है बीच में होता है इक्वेटर, राइट। तो सूरज की जो रोशनी है, जो सनलाइट है, वो इक्वेटर पे डायरेक्ट पड़ता है और यहाँ पे इक्वेटर वाले पार्ट में बहुत ही गर्मी होती है। तो ये हॉट पार्ट होता है और आपका जो पोल्स होता है वो कोल्ड होता है, ठंडा होता है। इसके चक्कर में होता क्या है, ये इक्वेटर का हिस्सा मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ की बात करता हूँ। यहाँ पे हॉट एयर होता है इसके ऊपर और यहाँ पे कोल्ड एयर होता है। और ये ईस्ट का डायरेक्शन है, अगर आपको ध्यान में है तो ये ईस्ट का डायरेक्शन है और ये आपका वेस्ट का डायरेक्शन है और आपका अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से रोटेट भी होता है। पर रोटेशन का केस हम बाद में देखेंगे। फिलहाल आप यहाँ पे देखो, ये एक कोल्ड रीजन है पूरा नॉर्थ। इनफैक्ट यहाँ पे भी ऐसा ही होता है और साउथ में भी ऐसा ही होता है। ये पूरा कोल्ड रीजन है नॉर्थ और साउथ, क्योंकि यहाँ पे जो है सनलाइट वो डायरेक्ट पड़ती नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी ठंड होता है, यहाँ पे काफ़ी ठंड होता है। इक्वेटर पे काफ़ी गर्मी होती है। इक्वेटर का जो एयर है वो एयर गर्म होकर ऊपर जाने लग जाता है क्योंकि काफ़ी गर्म है। ये एग्जैक्टली सेम चीज़ जहाँ पे जो हो रहा है ना वहीं यहाँ पे भी होता है, और ये बड़े लेवल पे अर्थ के लेवल पे हो रहा है। कि इक्वेटर के ऊपर का जो एयर है, जो इक्वेटर है ये वाला धरती का हिस्सा, उसके ऊपर का एयर वो गर्म हो जाता है। डायरेक्ट सनलाइट गर्म होने की वजह से वो एक्सपैंड होता है, उसकी डेंसिटी कम होती है और वो ऊपर उठता है। अब क्योंकि ये ऊपर उठेगा तो जाहिर सी बात है उसके नीचे का जो एयर खाली हुआ है उसको भरने के लिए नॉर्थ से एयर आना चालू हो जाता है। नॉर्थ से ही नहीं बल्कि यहाँ से साउथ से भी एयर इसके पास जाता है और ये हर डायरेक्शन में जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। इस तरीके से साउथ से या नॉर्थ से जो है इक्वेटर की तरफ हवाएं बहती हैं, राइट। और अब इसमें देखो गड़बड़ क्या होता है कि आपका जो अर्थ है वो इस तरह से रोटेट होता है। ये बात समझ में आई ना? यहाँ पे देखो एयर जो है इक्वेटर का वो हॉट हो गया, ऊपर गया, और उसके बाद वो एयर जो है ऊपर जाने की वजह से हुआ क्या, नीचे का जो पार्ट खाली हो गया उसको भरने के लिए यहाँ पे ठंडी हवाएं हैं। अब ये ठंडी हवाएं हैं, इसके वजह से नीचे सेटल डाउन होगी, तो ये क्या करती है, इस नीचे खाली जगह को रिप्लेस करती है, नीचे आ जाती है। ऊपर की गर्म हवाएं जो है वो कोल्ड रीजन में चले जाती है। इसका मतलब आप समझ चुके हो कि आपके पास एयर आ रहा है कहाँ से, इक्वेटर से आ रहा है, और ये हवाएं या ये विंड इस तरह से आती है। लेकिन अब अर्थ इसी के साथ रोटेट भी होता है, तो क्योंकि अर्थ रोटेट होता है वेस्ट टू ईस्ट, तो हमको ये लगता है कि हवाएं ऐसे आ रही। देखो अगर मान लो अर्थ रेस्ट पे हो तो हमको देखेंगे कि हवा ऐसे आ रही है, जैसे आपको दिख रहा है। अर्थ आपका कर्व्ड होता है ना, ऐसे आ रही है। लेकिन इसी को जब घुमा दो ऐसे, इसको एकदम रोटेट करो जोर से, और काफ़ी स्पीड से वो अर्थ आपका रोटेट करता है, तो जब ये रोटेट करता है तो ये जो लाइन है वो टेढ़ी हो जाती है और हमको लगता है कि आपकी जो हवाएं हैं वो ऐसे आ रही है, ईस्ट डायरेक्शन से आ रही है, ईस्ट की ओर से आ रही है। और यहाँ पे भी आपको क्या दिखाई देगा बताओ, मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में से हवाएं आ रही है, ऐसा हमको प्रतीत होता है, फील होता है। और साउथ के केस में क्या होता है कि हमको ऐसा लगता है कि साउथ और ईस्ट से ये हवाएं आ रही हैं। ये जो हवाएं आपको नॉर्थ ईस्ट से आते हुए नजर आती हैं, ये अगेन कन्वेक्शन करंट की वजह से ही होता है, और इसको ट्रेड विंड बोला जाता है। ट्रेड विंड काफ़ी फास्ट होता है ये, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवाएं जो है ये विंड फ्लो होता है, और हमको नॉर्थ ईस्ट से वैसे आते हुए नज़र आती है। लेकिन उसका रीज़न ये है कि आपका अर्थ रोटेट होता है, इसकी वजह से। अगर अर्थ रेस्ट पर रहे तो क्लियरली वो कन्वेक्शन की वजह से पोलर रीजन से अर्थ की ओर आता है, ठीक है। रोटेट होने की वजह से, घूमने की वजह से
हमको ऐसा फील होता है कि कहाँ से आ रहा है हवा, नॉर्थ और ईस्ट के बीच से पोलर रीजन इक्वेटर के पास आ रहा है। और अगर आप यहाँ पे इस हेमिस्फीयर में हो तो आपको लगेगा कि ये साउथ और ईस्ट के बीच से हवाएं इक्वेटर की तरफ आ रही है। तो ये जो विंड है अगेन इज द रिजल्ट ऑफ कन्वेक्शन करंट, जो कि नॉर्थ पोल या फिर साउथ पोल, पोल और इक्वेटर के बीच में होता है, राइट। अब ये तो बात हो गई नेचुरली ऑकरिंग कन्वेक्शन की। देखो कन्वेक्शन का एक्चुअल मतलब समझो कि पार्टिकल्स हीट को एक जगह से दूसरी जगह की ओर लेके जा रहा है, उसको हम कन्वेक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब उसमें हो सकता है कन्वेक्शन करंट हो या ना हो। करंट कब बोलते हैं, जब ये साइकिल रिपीट होने लग जाता है, पार्टिकल्स यहाँ जाते हैं, दूसरे यहाँ जाते हैं और एक कंटिन्यूस फॉर्म में ये पार्टिकल्स मूव करने लग जाते हैं, तो उसको कन्वेक्शन करंट बोला जाता है। एक्चुअल मतलब कन्वेक्शन का क्या है कि पार्टिकल्स एक जगह से हीट को दूसरी जगह लेके जाता है। तो ये तो नेचुरली हो रहा है इन सारे केसेस में, लेकिन हम उसको फोर्सिबली कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कि कोई कमरा है, उसको आपको गर्म करना है, तो आप क्या करो, उसमें हॉट एयर ब्लो कर दो, तो पूरा हॉट एयर क्या करेगा, अपने एनर्जी को ले जाकर पूरे कमरे में फैला देगा। तो पार्टिकल्स हर जगह जाके हीट फैला रहे हैं, कन्वेक्शन का एग्जाम्पल हो गया। पर यहाँ पे काम ज़बरदस्ती हो रहा है, जानबूझकर किया जा रहा है, इसलिए फोर्स कन्वेक्शन है। इवन आपके बॉडी में हार्ट जो है, हार्ट वो भी फोर्स कन्वेक्शन करता है। हार्ट हमेशा क्या करता है, ब्लड को पंप करता है और वो पूरे के पूरे पार्ट्स में, बॉडी के पार्ट्स में ब्लड को लेकर जाता है। तो इस तरीके से हार्ट के अंदर अगर मान लो ब्लड के पास जो कुछ भी हीट है, वो हीट पूरे बॉडी में फैल जाता है फोर्स्ड कन्वेक्शन द्वारा। हार्ट उस ब्लड को पंप करती है फोर्सिबली और पूरे बॉडी पार्ट्स में उस सारे ब्लड को फैला देती है। तो ब्लड में जो कुछ भी हीट है वो ब्लड के पार्टिकल्स पूरे बॉडी में ले जाकर फैला देता है। तो इस तरीके से फोर्स्ड कन्वेक्शन के भी कुछ एग्जांपल्स है जो आपके सामने आपको नजर आएगा, राइट। तो ये सारी बातें हुई कन्वेक्शन की। इस तरीके से कन्वेक्शन यानी कि पार्टिकल्स मूव करके हीट को फैलाता है, समझ गए, या हीट को ट्रांसफर करता है। तो कंडक्शन हो गया है इस वीडियो में, कन्वेक्शन हो गया है। अगले वीडियो में हम चालू करेंगे रेडिएशन और देखेंगे कि रेडिएशन के थ्रू कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक हीट ट्रांसफर होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।